Hello and welcome to Unacademy Studio Rise. My name is Pratik Nayak and once again I am presenting you the summaries of NCERT, जहां आप लोग की बहुत सारी डिमांड थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर प्लीज़ हमको NCERT की समरी और NCERT का पूरा कोर्स चाहिए। तो आप ही के लिए और आपकी यूपीएससी की तैयारी, हाउ टू किक स्टार्ट द यूपीएससी और NCERTs आर द फाउंडेशन इन यूपीएससी। कोई भी अगर आप यूपीएससी का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और NCERT का फाउंडेशन नहीं बनाया तो बहुत दिक्कत आती है। उसी का ही सॉल्यूशन लाने के लिए मी एंड अलॉन्ग विद द टीम ऑफ अनअकैडमी स्टूडियो राइज, जहाँ पे आपको फाइनेस्ट क्वालिटी एजुकेटर्स मिल जाते हैं फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस प्रिपरेशन, और वो भी घर पे बैठे आपको तैयारी करा रहे हैं। इसी के लिए हम लोग हमारे जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के डोमेन एक्सपर्ट्स हैं वो अपने अपने जो कंटेंट है और जो एग्जाम सेंट्रिक आपकी तैयारी कैसे करनी है उसमें आपको हेल्प करने आ रहे हैं। हम लोग NCERT का सीरीज ऑलरेडी शुरू कर दिया था। वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड द सीरीज ऑफ NCERT, और अभी मैंने जो टॉपिक शुरू किया है, आई स्टार्टेड ऑफ विथ स्टैंडर्ड 6 न्यू NCERT, और खास करके उसमें अवर पास्ट 1 करके जो किताब है उसका चैप्टर नंबर 1 and chapter number 2 we have already completed. In today's session we will be covering the chapter number 3, that is known as from gathering to growing of food, that is known as gathering to growing of food. अब ये gathering से लेके growing of food जो concept है ये कैसे चलता है उसको हम लोग आज के सेशन के अंदर पढ़ेंगे, और मैं आपको कवर कराने की कोशिश करूंगा कि कैसे आपका प्रीवियस या इनफैक्ट जो टॉपिक्स है उसको कैसे आप लिंकअप करना है हिस्ट्री के अंदर। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर कंप्लीट NCERT। अरे हाँ, कंप्लीट NCERT, आप चिंता मत करिए, विल बी कवरिंग द NCERTs और चैप्टर बाय चैप्टर जा रहा हूँ सो दैट आपका बेस अच्छे से बन जाए एंड विल बी एबल टू कंप्लीट ऑन टाइम। डोंट वरी अबाउट दैट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी दिक्कत हो रही थी कि सर टाइम पे कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। अरे भाई, हो जाएगा। आपका फाउंडेशन अच्छी तरह से आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। जो स्टूडेंट्स अभी नए नए ये प्लेटफॉर्म के ऊपर जुड़े हैं, जिनको मेरे बारे में ना पता हो, तो मैं पिछले 6 साल से 6 ईयर से मैं पढ़ा रहा हूँ। ऑल्सो क्लियर्ड दी स्टेट सर्विसेज एंड वर्कड ब्रीफली विद गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, बट बिकॉज ऑफ माई इंटरेस्ट इन टीचिंग पिछले 6 साल से ऑनलाइन ऑफलाइन मॉड्यूल्स के अंदर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को मैं डायरेक्टली पढ़ा चुका हूँ। खैर, ये तो मेरे बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। मैं आपको स्टूडियो राइज के ऊपर तो मिलूंगा ही, बट जो स्टूडेंट्स मेरे साथ और डिस्कस करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि सर हमको और भी डिटेल के अंदर पढ़ना है, तो आई वेलकम यू टू ज्वाइन माई प्लस कोर्स। आई वेलकम यू टू ज्वाइन माई प्लस कोर्स। दो स्टूडेंट्स who want to study history in detail way, मतलब अभी तो क्या है कि स्टूडियो राइज के ऊपर हम लोग यहाँ पे तो करेंगे, ये तो आपके लिए चालू ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जिनको और गहराई में जाना है, जिनको कंप्लीट एक पैकेज के रूप में तैयारी करनी है, वो आओ मेरे साथ अनअकैडमी प्लस के ऊपर जुड़ जाओ। मैं ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स वहां पे चालू कर दिया है। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड अ कोर्स ऑन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जो कंप्लीटली फ्रीडम स्ट्रगल को भी कवर करा रहा है। और मेरे अलावा आपको प्लस के ऊपर और भी टीचर्स मिलेंगे। आपको प्लस के एडवांटेजेस बता देता हूँ। आपको लाइव क्लासेस मिलते हैं दोस्त, वहां पे मैं 1-to-1 इंटरेक्शन भी कर पाता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, डिस्कस कर पाते हैं हम लोग। डाउट सॉल्विंग क्लासेस भी मिल जाते हैं आपको, जो एट टाइम्स यहाँ पे स्टूडियो राइज के ऊपर नहीं हो पाएगा, क्योंकि बिकॉज जो नेचर ऑफ प्लेटफॉर्म है वो कहीं ना कहीं वेरी करता है, बट वो आपको फायदा कारक रहेगा। काफी लोग को डाउट था कि सर कैसे पढ़ाया जाता है, तो ये स्लाइड्स के ऊपर ही पढ़ाया जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं स्लाइड्स के ऊपर ही पढ़ाता हूँ सो दैट इट बिकम्स अवर वर्क इजी, हमारा काम थोड़ा इजी कर देता है। अभी मैंने यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री शुरू किया है। आई विल बी स्टार्टिंग विद अदर टॉपिक्स एज वेल, एंशिएंट, मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर, सब कुछ करा रहा हूँ मैं वहाँ पे प्लस के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आई वेलकम यू। जो स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूजन में है तो उनके लिए एक आमंत्रण है। अब प्लस का फायदा ये है कि अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो आपको हर एक सब्जेक्ट्स के लिए आपको एक्सेस मिलेगा। ठीक है, तो फाइनेस्ट क्वालिटी एजुकेटर्स है, मेरे अलावा और भी जितने भी एजुकेटर्स है वो सबके सब आपको वहां पे पढ़ाने के लिए मिलेंगे। एंड आप 1 साल तक अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया है या 6 महीने तक सब्सक्रिप्शन लिया है, तो मार्क माई वर्ड्स, ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल टॉपिक्स, ऑल लेक्चर्स का एक्सेस है आपके पास। ऐसा नहीं है कि खाली मेरा ही एक्सेस आपको मिलेगा। अगर से फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हो कि सर मुझे आपके कोर्स के लिए ज्वाइन करना है, मोस्ट वेलकम माय फ्रेंड, बट यू विल गेट एक्सेस टू ऑल द सब्जेक्ट्स। तो आप सोचिए कि मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ हिस्ट्री, और भी अच्छी क्वालिटी के एजुकेटर्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, जो अपना कंटेंट यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहे हैं, मेंटरिंग कर रहे हैं। मेन तो चीज यूपीएससी में एक ही चीज देखने को मिल रही है कि मेंटर का अभाव होना। व्हेन यू डोंट हैव अ डेडिकेटेड मेंटर,
तो क्या होता है कि आप हैज़ार्ड चलते हो ना, लूज कैनन के रूप में, यहाँ वहां यहाँ वहां यहाँ वहां चलोगे। तो उसके सामने ये अनअकैडमी प्लस है जो आपको कॉम्प्रिहेंसिवली तैयारी करा रहा है अच्छी तरह से। सोचिएगा आप लोग इसके बारे में भी। इनफैक्ट जो स्टूडेंट्स प्लस के लिए सब्सक्राइब करने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए ये कोड है PN Live, याद रखेगा मेरा कोड यूज करें। 40,000 रुपीज 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन का फीस है, बट ये कम होके आपका कितना हो जाएगा 36%। तो ये रेफरल कोड याद करिएगा, हमेशा सोचिएगा कि आपके 2 पैसे बच जाएंगे दोस्त, और तैयारी भी हो जाएगी। आप कितने भी इनफैक्ट 2 इयर्स का भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो उसमें भी आप कर सकते हो, और अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगा। 64,000 है 2 इयर्स का फीस, बट वहां पे भी अगर आपने मेरा कोड यूज किया 57,600 तो आपको PN Live यूज किया तो आपको ये 57,600 के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इयर्स घर पे बैठे तैयारी, आपको लाइव अनलिमिटेड क्लासेस, इन्फिनिट नंबर ऑफ आप वॉच देख सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है और काफी फायदे कारक है। अब तो ऐप स्टोर के ऊपर भी अवेलेबल है, डाउनलोड कीजिए एप्लीकेशन को और मोबाइल में बैठे बैठे ही देख सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मॉड्यूल्स के ऊपर देख सकते हो। तो एक बार आप यूज करके देखिए, आई विल सजेस्ट यू, और आपको कैसा लगता है, आपके कोई दोस्त ने यूज किया तो उनको भी पूछ लीजिएगा, एंड यू कैन थिंक अबाउट ज्वाइनिंग। ओके, यहाँ तो हम लोग मिलते ही रहेंगे। खैर, एक तो पहली बात ये हो गई, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपको क्या कोड यूज करना है, PN Live का यूज करना है। ठीक है, ऐप स्टोर के ऊपर भी। चलो यहाँ आ जाते हैं, हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट वन मोर टाइम द टॉपिक फॉर द क्लासेस टुडे। इनफैक्ट हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को ऑलरेडी पढ़ा दिया था आपको। इन टुडेस क्लास विल बी स्टार्टिंग विद द गैदरिंग टू ग्रोइंग ऑफ फूड। अब आप देखने की कोशिश करो, ये जो टॉपिक है, दिस टॉपिक टॉक्स अबाउट द नियोलिथिक एज। ये किसकी बात कर रहा है? नियोलिथिक एज की बात कर रहा है। अब इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इन द प्रीवियस क्लास अगर आप देखने की कोशिश करोगे, इन द प्रीवियस क्लास वी हैड डिस्कस्ड द टाइमलाइन, और टाइमलाइन के अंदर मैंने आपको बताया था कि इन टुडेस टाइम वी आर लिविंग इन द ईयर 2019। ये बीच में 0 आता है, 0 इसके लिए क्योंकि ये क्राइस्ट का टाइम है, और ये जो है इसे हम लोग कहते हैं बिफोर कॉमन एरा, जो क्राइस्ट के पहले के इवेंट्स है, राइट। तो ऑल द इवेंट्स दैट टुक प्लेस बिफोर क्राइस्ट आर नोन एज बिफोर कॉमन एरा। ये पहले बिफोर क्राइस्ट कहा जाता था, और वहां पे ही हिस्ट्री का जो ओरिजिन हुआ था उसे हम लोग क्या कहते थे? स्टोन एज को कहते थे। अब देखिए, स्टोन एज टेक्निकली अगर आप देखोगे इट इज ऑल्सो नोन एज प्री हिस्ट्री। इसको क्या कहा जाता है? प्री हिस्ट्री कहा जाता है, या प्री हिस्टोरिक इंडिया कहते हैं, क्योंकि ये जितना भी टॉपिक है ये लोग इंडिया सेंट्रिक पढ़ते हैं। वी स्टडी फ्रॉम द इंडिया सेंट्रिक पर्सपेक्टिव, एंड इसी के कारण ये स्टोन एज को प्री हिस्टोरिक इंडिया के रूप में हम लोग कहते हैं। ये स्टोन एज को मैंने आपको पढ़ाया था कि शुरू हुआ था 2 मिलियन ईयर्स अगो से, जहां से आपका ओरिजिन होता है। अब बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर ये लोग कौन थे, ये इंसान कहां से आए थे, हु वर दिस मैन, कहां से आते हैं। ठीक है, तो उसको लेके अभी भी स्टडीज चल रही है। कहा जाता है होमो सेपियन सेपियन या नियंडरथल मैन जो है प्रिसाइसली कहते हैं कि ये आर्कटिक वाले रीजन से कहीं ना कहीं बिलोंग करता होगा। कोई कहता है कि सर अफ्रीकन ओरिजिन से पूरा का पूरा वर्ल्ड शुरू हुआ है। तो जेनेटिक स्टडीज है, उसको लेके बहुत लंबी कहानी चलती है, पर ये स्टोरेज इस तरह से था, 2 मिलियन ईयर्स अगो से शुरू हुआ था, एंड इट कंटिन्यूड अराउंड आई वुड से 10,000 ईयर्स अगो। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपका ये पूरा का पूरा स्टोन एज है, उसको हमने 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। एक स्टोन एज को कहते हैं पैलियोलिथिक इसके लिए क्योंकि वो बहुत पुराना है, दैट इज नोन एज ओल्ड स्टोन एज। दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं? मीसोलिथिक जो मिडल स्टोन एज है। अब पैलियोलिथिक का टाइम फ्रेम क्या था? तो 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 12,000 ईयर्स अगो तक अगर आप देखोगे तो वो दैट वाज आल्सो पैलियोलिथिक एज। ये पैलियोलिथिक एज के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट साइट्स हुआ करती थी वो साइट्स को मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर करा दिया है, तो आप उसको देख लीजिएगा वो वीडियो को। फायर का डेवलपमेंट हो चुका था थोड़ा बहुत, अगर आप देखोगे खाने पीने के लिए चेंजेस आ रहे थे। मीसोलिथिक इज नोन एज द मिडल स्टोन एज, अगर आप देखोगे तो इट इज नोन एज मिडल स्टोन एज। यहाँ पे स्टोन के जो टूल्स है वो चेंज हो गए थे, याद आया कि नहीं आया आपको? तो वहां तक हमने पढ़ा था। और मीसोलिथिक जो पीरियड चलता है वो 10,000 BC तक चलता है। वहां से थोड़ा अगर आप आगे जाओगे तो 10,000 BC ऑनवर्ड से आपका जो भी टाइम चलता है उसे हम लोग कहते हैं नियोलिथिक। अब जो नियोलिथिक पीरियड है उसी को ही हम लोग आज के चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो नियोलिथिक एज इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये एज में इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम लोग पहले गैदरर्स हुआ करते थे, वहां से हम लोग एक स्टेप आगे जाएंगे, अब एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। तो इन द अर्लियर टाइम्स याद रखिएगा, हम लोग
एक गैदरर के रूप में काम करते थे, एक हंटर के रूप में काम करते थे, वहां से हम लोग अब एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते हैं। अब जब एग्रीकल्चर होता है तो आपका सेटल्ड वे ऑफ लाइफ होगा, इंक्लूडिंग आपको बहुत सारी साइट्स के ऊपर से अलग अलग टूल्स मिले हैं। अब ऐसा नहीं था कि नियोलिथिक एज में स्टोन टूल्स का यूज नहीं हुआ था, बट ये जो नियो है ना, द वर्ड नियो, नियो का मतलब है न्यू और लिथिक का मतलब है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, स्टोन। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो द वर्ड नियो इज न्यू और जो लिथिक है उसका मतलब है स्टोन। मतलब ये जो न्यू स्टोन है, ये न्यू स्टोन एज क्यों कहा जाता है इसको, व्हाई इट इज कंसिडर्ड टू बी ए न्यू स्टोन एज, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इट इज कंसिडर्ड टू बी ए न्यू स्टोन एज, द रीजन इज क्योंकि यहाँ पे आपके जो स्टोन के जो टूल्स है वो थोड़े एडवांस मिल रहे हैं, वो टूवर्ड जीरो की तरफ आ रहा है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो यू विल रियलाइज कि इस दौरान आपका डोमेस्टिकेशन होता है, सोसाइटी में चेंज आता है, सेटल्ड वे ऑफ लाइफ आएगा क्योंकि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको तो स्टोन एज के अंदर पहले पता होना चाहिए। मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर पैलियोलिथिक साइट्स कराई थी, एक तो भीमबेटका इसे पैलियोलिथिक साइट याद रखेगा। उसके बाद ये मैप के अंदर आपको कुरनूल मिलता है, दैट इज ऑल्सो पैलियोलिथिक साइट। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो आपको हुंजगी मिलेगा, दैट इज ऑल्सो पैलियोलिथिक साइट। हुंजगी कुरनूल के साथ साथ मैंने आपको यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर एक और साइट बताई थी जिसका नाम था पटने। जो पटने नाम की जगह है, द प्लेस नेम पटने इज ऑल्सो पैलियोलिथिक साइट वेयर वी फाइंड द ऑस्ट्रिच एविडेंसेस। याद आया कि नहीं आया आपको? कुरनूल के अंदर यू विल सी दैट वी हैड डिस्कस कि वी फाइंड द एविडेंसेस ऑफ फायर। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो यू विल रियलाइज कि इतना पॉइंट हमने पढ़ा था। अब देखिए वहां से थोड़ा आगे चलते हैं। प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको बताया कि 12,000 ईयर्स के अगो के आसपास का टाइम था, वहां पे एनवायरमेंटल चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। सो इन द प्रीवियस ईयर्स वी हैड डिस्कस कि अराउंड 12,000 ईयर्स अगो ये जो टाइम है यहां पे आपके बहुत सारे एनवायरमेंटल चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। सो बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल चेंजेस दैट हैव बीन टेकिंग प्लेस, eventually you will see the grassland formation took place। अब ग्रासलैंड क्या होता है भाई साहब? तो ये बड़ी बड़ी घास होती है। तो आपका जो सनलाइट है ना, सनलाइट एक्चुअली पहले जो अर्थ था वो बहुत ही ठंडा था, समझ में आ रहा है आपको? सो एनवायरमेंट वॉज वेरी कोल्ड। इवेंचुअली यू विल सी कि आपका जो एनवायरमेंट है वो वार्म हो गया है। आज देखिए हम लोग एक शब्द यूज करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, करते हैं कि नहीं करते हैं? सो इन द अर्लियर टाइम्स व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द एनवायरमेंट, इट वाज वेरी कोल्ड, इट वाज फ्रीजिंग कोल्ड। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो उस दौरान आपका खाने पीने का अलग था स्टोन एज के अंदर। अब स्टोन एज में ही थोड़ा बहुत आपका चेंज हुआ, क्योंकि स्टोन एज बहुत लंबा टॉपिक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो वार्मर एनवायरमेंट की तरफ चले गए। वार्मर एनवायरमेंट हुआ तो ग्रास, क्योंकि आपकी इकोलॉजी चेंज होगी। अब जब ग्रास होता है तो आपके ग्रास के अंदर एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं बनेगा। इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, ग्रेन्स उगने शुरू हो गए। कौन से ग्रेन्स? तो व्हीट, बार्ली, राइस जैसे आपको ग्रेन्स मिलेंगे। राइस मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको विंध्या के नॉर्थ वाले रीजन के अंदर स्टोन एज के अंदर मिल रहा था कहीं ना कहीं। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अब ग्रास के अंदर जो खास प्रकार के जानवर होते हैं वो एनिमल्स भी आपको मिल जाएंगे। सो इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, इवेंचुअली इफ यू सी, तो आपको कौन से एनिमल्स मिलते हैं? आपको डियर मिलते हैं, एंटीलोप्स मिलते हैं, गोट मिलती है, शिप मिलता है, कैटल मिलता है। अब जब एनिमल्स ये थे, कितने थे? ये सब के सब अगर आप देखोगे ग्रास ईटिंग थे, इनको हम लोग हर्बीवोर कहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? उनके बाद उनको फॉलो करने के लिए प्रीडेटर्स आए। प्रीडेटर्स का मतलब क्या है कि आपके ऐसे जानवर है जो शिकारी जानवर है, जिसे हम लोग कार्निवोर भी एट टाइम्स कहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हम लोग ह्यूमंस की बात करते हैं, तो ह्यूमंस ने भी इनका पीछा किया। उनको भी लग रहा था कि भी हमको भी कुछ खाना मिलेगा, तो आपका सेटलमेंट चेंज हो गया। सेटलमेंट चेंज हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यू विल सी कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होता है, और यही एग्रीकल्चर को हम लोग आज के क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब प्रश्न आता है कि एग्रीकल्चर कैसे डेवलप होगा। तो नियोलिथिक पीरियड में आपके जो इंसान है ना, द पर्सन हु इज टू लिव इन द नियोलिथिक एज, ये तो ऐसे मैंने कार्टून के रूप में डाला हुआ है, डोंट टेक इट एग्जैक्टली लाइक दिस। उसके दौरान अगर आप देखोगे तो एग्रीकल्चर का जब डेवलपमेंट हुआ, तो एग्रीकल्चर के अंतर्गत द ह्यूमंस एट दैट टाइम, जितने भी लोग हुआ करते थे, उनको फूड के अंदर लेने की शुरुआत हो गई। अब देखिए कि जब एग्रीकल्चर के अंदर उसका इंटरेस्ट आता है, तो इंसान ने फॉलो करना शुरू कर दिया बाय दिस पीरियड कि भाई ये जो नए नए प्लांट्स उग रहे हैं, कैसे उग रहे हैं, हाउ द प्लांट्स आर बीइंग ग्रोन। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इंक्लूडिंग अगर आप देखोगे तो वेयर द प्लांट्स आर फाउंड, तो वहां पे ही आपकी हैबिटेशन साइट बनेगी,
वहां पे ही आपकी हैबिटेशन साइट बनेगी जहां पे खाना अवेलेबल हो। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यू विल आल्सो सी कि ये लोग देखा करते थे कि हाउ द सीड्स ब्रोक ऑफ फ्रॉम द स्टॉक्स। स्टॉक्स का मतलब क्या है? स्टेम। से फॉर एग्जांपल आपका ये एक छोटा सा प्लांट है और ये प्लांट के अंदर ये छोटी सी एक स्टेम है, अगर ये टूट रही है, इट इज ब्रेकिंग ऑफ, तो द ह्यूमंस, अर्ली ह्यूमंस इन द न्यूलिथिक पीरियड, दे स्टार्टेड ऑब्जर्विंग कि यार ये तो टूट रहा है। ये टूटने का मतलब ये हो रहा है कि दे आर अवेयर कि ये कैसे टूटना है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इंक्लूडिंग उनको ये भी पता चल रहा था कि ये कहां कहां गिर रहा है टूटने के बाद। समझे कि नहीं समझे? तो यू विल रियलाइज कि जब हम लोग न्यूलिथिक एज की बात करते हैं तो धीरे धीरे प्लांटेशन लाइफ की शुरुआत होगी। अब देखो, प्लांटेशन के अंदर एग्रीकल्चर होगा। अब एग्रीकल्चर होता है अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो फार्मिंग और हर्डिंग की शुरुआत होगी। किसकी होगी? हर्डिंग की शुरुआत, जहां हर्ड्स में ग्रुप ऑफ एनिमल्स को साथ में रखा जाता था, इंक्लूडिंग एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया, सेटल लाइफ जीना शुरू कर दिया, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी कि डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फूड को ग्रो करना शुरू करेगा। अब ऐसा ही फूड को ग्रो किया जाएगा अगर आप देखने की कोशिश करोगे जहां पे उसको फूड के अंदर थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ मिल जाए, उसको ऐसा खाना मिलेगा जहां पे वो खाना खा पाए। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये दोनों की दोनों पॉइंट आपको इसके अंदर से मिलती रहेगी। अब देखो प्रश्न आया, यू विल सी कि मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बता दिया था कि ये जो ग्रासलैंड्स का ओरिजिन हुआ था, ये जो फूड का ओरिजिन हुआ था, ये फूड दो प्रकार के होते थे। कुछ फूड एडिबल हुआ करते थे, कुछ पॉइजनस हुआ करते थे। अब इनका भी नॉलेज उनको मिल गया कि भाई ये जहरीला है, इसको नहीं खाया करते हैं, ठीक है। तो न्यूलिथिक एज तक तो ये तो चीज आपको बहुत क्लियर कट थी। अब प्रश्न आया कि एडिबल प्लांट्स को जानवर भी खा जाते थे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? जानवर भी खा जाते थे। तो you will realize eventually the ancient humans belonging to the Neolithic period decided कि we need to protect the plants from the animals. Getting my point or not? अब एनिमल से कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है? तो दो चीज से कर सकते हैं हम लोग। एनिमल्स को अगर डोमेस्टिकेट कर दे और उनको हर्डिंग के रूप में यूज किया जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। समझे कि नहीं समझे? तो यू विल रियलाइज कि इन द न्यूलिथिक पीरियड एनिमल से बचाने के लिए आपका प्लांटेशन की शुरुआत होगी, इंक्लूडिंग धीरे धीरे क्या होगा, आपका फार्मिंग की शुरुआत होगा। फार्मिंग इवेंचुअली अगर आप देखोगे हर्डिंग नाम की एक्टिविटी को बढ़ावा देगा, इंक्लूडिंग डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स को भी बढ़ावा देगा। अब प्रश्न आता है हर्डिंग का मतलब क्या है? तो व्हाट डू मीन बाय द वर्ड हर्डिंग? हर्डिंग का मतलब है कि जब आप ग्रुप ऑफ एनिमल्स को साथ में रखते हो और इवेंचुअली अगर आप देखोगे उनको डोमेस्टिकेट करोगे, उनको क्या करोगे? डोमेस्टिकेट का मतलब क्या है? उनको पालतू बना देना। मतलब ये होता है कि उनको हमारे फेवर में ला देना, उनको उनके अंदर की ना जो वाइल्डरनेस है ना, वो थोड़े बहुत कभी कभी जंगली एनिमल्स मिलते हैं, उससे उनको दूर किया जाता है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अब इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये एनिमल्स का हर्डिंग कोई इजी चीज नहीं थी, क्योंकि इनिशियली आज की तारीख में भी अगर आपको कोई जानवर को अपनी फेवर में लेना हो तो उसे प्यार दिखाना पड़ता है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो सबसे पहला एनिमल जो था जिसे इन्होंने डोमेस्टिकेट करने की शुरुआत की थी वो क्या था? तो वो ना गाय थी, ना बकरी थी, ना आपका शिप था। याद रखेगा, इट वॉज नाइदर काउ नॉर शिप नॉर अ गोट। द फर्स्ट एनिमल टू गेट डोमेस्टिकेटेड या उसी का ही कहीं ना कहीं आपका हर्डिंग के रूप में यूज किया गया था, वो था आपका डॉग। क्या था? डॉग। और डॉग एट दैट टाइम वाज वेरी वाइल्ड। आज की तारीख में जो वो है ना, क्या कहते हैं, अपनी पूंछ पटपटाता हुआ डॉग नहीं हुआ करता था, बट द अर्लियर टाइम्स इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, डॉग को सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया गया था। अब कैसे किया जाता था? तो टेमिंग किया जाए। टेमिंग का मतलब क्या है कि उसको थोड़ा बहुत ग्रीड दिया जाता था कि ले बेटा तेरे को एक ना पार्ले जी बिस्किट दे देता हूं, ठीक है। तो उस टाइम पे पार्ले जी था नहीं, खैर, बट यू विल सी कि इस तरह से इन्होंने डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसे एनिमल्स जो जेंटल एनिमल्स थे, जेंटल एनिमल्स का मतलब क्या है कि ऐसे एनिमल्स जो ज्यादा जंगली नहीं हुआ करते थे, उनको यहाँ पे हर्डिंग करने की शुरुआत हो गई। और शिप, गोट, कैटल, पिग जैसे एनिमल्स को भी इनफैक्ट इन्होंने हर्डिंग के रूप में यूज करना शुरू कर दिया। अब देखिए क्या होता था कि वाइल्ड एनिमल्स का तो ये शिकार हुआ करते थे, और इसी के कारण द ह्यूमन एट दैट टाइम had the challenge to protect this animals from the wild animals। समझे कि नहीं समझे? और वाइल्ड एनिमल से अगर आपको प्रोटेक्ट करना हो तो आपको क्या चाहिए? फायर चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बता दिया है, कुरनूल वाज द प्लेस जहां पे फायर का डेवलपमेंट हुआ था। व्हेन टू स्टोन्स वर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, इवेंचुअली वो मैन वर्सेस वाइल्ड की कहानी चलती है। ज्यादा ना समय लेते हुए बियर ग्रिल्स को कभी फॉलो करिएगा, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए
दो प्रकार की चीजें होगी। डोमेस्टिकेशन कैसे हुआ, पहले तो मैंने आपको समझाया हर्डिंग कैसे हुआ। नाउ द क्वेश्चन कम्स हाउ द डोमेस्टिकेशन स्टार्टेड, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। अब इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, दो प्रकार की चीजों का डोमेस्टिकेशन होगा इन द नियोलिथिक एज। वन विल बी द प्लांट डोमेस्टिकेशन, अदर वन विल बी द एनिमल डोमेस्टिकेशन, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। अब इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज एनिमल्स विच आर इम्यून फ्रॉम डिसीजेस, उसको सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया जाता था। दोज एनिमल्स विच वर इम्यून फ्रॉम डिसीजेस, उनको सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया जाता था। मतलब यह है कि ऐसे जानवर जिनको बीमारी हो जाती है उनको डोमेस्टिकेट नहीं किया जाता था। क्यों? क्योंकि जानवर से जो भी बीमारी है, द डिसीजेस कैन स्प्रेड इन द ह्यूमन बीइंग एज वेल। You might be aware about the swine flu, you might be aware about many diseases. In fact, अगर आप देखोगे bird flu, which are viral diseases which are spread from the animals to the human beings. अब मतलब ये है कि the Neolithic man was aware कि ये जानवर को domesticate नहीं करना है. If you domesticate this animal, then it might lead to some kind of diseases and it will increase, this will decrease the productivity. This can also be dangerous for the civilization as well. Getting my point or not? Including they were aware about the plant domestication, they were aware about the plant domestication, और इसी के कारण ऐसे ही प्लांट्स का डोमेस्टिकेट किया गया, ऐसे ही प्लांट्स का डोमेस्टिकेशन किया गया जहां पे उनकी यील्ड अच्छी मिले। यील्ड का मतलब क्या है कि उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी रहो। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इंक्लूडिंग अगर आप देखोगे कि ऐसे ही प्लांट्स का डोमेस्टिकेशन किया जाता था जिनके सीड्स को आप प्रिजर्व कर पाओ और उसको सोन कर पाओ और उसके बाद नई एग्रीकल्चर का डेवलप कर पाओ। तो यू कैन इमेजिन कि द नियोलिथिक मैन, द पर्सन बिलोंगिंग टू नियोलिथिक पीरियड was so much advanced that he made sure कि यार कुछ भी हो जाए मैं इन्हीं चीजों का एग्रीकल्चर के ऊपर प्रैक्टिस करूंगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? और इसी के कारण ऐसे प्लांट्स जिनकी स्टेम की साइज थोड़ी स्ट्रांग होगी, जैसे वीट है, बार्ले है, जिनके सीड्स को प्रिजर्व किया जा सकता है, उनको रीसोन करने के बाद वहां से एग्रीकल्चर डेवलप किया जा सकता है, उन्हीं को डोमेस्टिकेटेड किया जाएगा। और इंक्लूडिंग ऐसे एनिमल्स जिनको स्टोर कर पाए, ऐसे एनिमल्स अगर आप देखने की कोशिश करोगे जिनका मल्टीपर्पज यूज कर पाए, इंक्लूडिंग रेयरिंग, इंक्लूडिंग फॉर मिल्क एंड ऑल्सो फॉर द मीट, क्योंकि ये तीनों का तीनों उपयोग आपको एनिमल्स के अंदर मिलेगा। तो ये जो डोमेस्टिकेशन है ये बहुत ही लंबा प्रोसेस चलता है। बट बाय द नियोलिथिक एज, याद रखिएगा, बाय द नियोलिथिक एज we will find the domestication of animals, and eventually the domestication of plants and animals took place, and those animals and plants which are useful for the society in the present day, आज की तारीख में भी हम लोग कुत्ता का उपयोग करता है, हम लोग आज की तारीख में काऊ का यूज करते हैं कि नहीं करते, ये सब का सब नियोलिथिक एज के अंदर डेवलप होगा। समझे आप लोग? तो इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया कि कैसे कैसे चीजें चलती रहती है। अब आप समझो क्या होता है। मैंने आपको बताया कि फार्मिंग एंड हर्डिंग ये दोनों साथ में चलता था। हर्डिंग मैंने आपको बताया ग्रुप ऑफ एनिमल्स को आपको साथ में रखना है। अब फार्मिंग एंड हर्डिंग से आपका डोमेस्टिकेशन का शुरुआत हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो आपके जो एनिमल्स का यूज एग्रीकल्चर में हो रहा है, तो एग्रीकल्चर का जब ग्रोथ होगा इन द नियोलिथिक पीरियड, जब एग्रीकल्चर का ग्रोथ होगा नियोलिथिक पीरियड, तो आपके क्रॉप्स एंड ग्रेन्स ये सबका ग्रोथ होगा। अब आपका इसका जो सरप्लस ग्रोथ हुआ है, से फॉर एग्जांपल वीट का एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया गया था, when the wheat was practiced in the Neolithic age, you will realize कि उनके वहां पे सरप्लस ग्रोथ हो गया। अब सरप्लस ग्रोथ हुआ तो उसको स्टोर करने का प्रश्न आया। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अब जब स्टोरिंग का प्रश्न आएगा तो क्या होगा, उनको कहीं ना कहीं स्टोर तो करना पड़ेगा ना। तो यू विल सी इन द नियोलिथिक पीरियड ओनली द पॉटरी स्टार्टेड इवॉल्विंग। किसकी शुरुआत हो गई? पॉटरी स्टार्टेड इवॉल्विंग। इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर वहां पे ही होता था जहां पे अगर आप देखोगे सेटल्ड आपको लाइफ मिल जाएगी, और पानी जहां पे मिलता था वहां पे ही आपको नियोलिथिक एज की साइट्स मिलेगी। अब आप जब सेटल होते हो, व्हेनेवर सोसाइटी सेटल्स डाउन, यू विल फाइंड द डेवलपमेंट ऑफ कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। उनके अंदर अलग अलग रीत रिवाज डेवलप होते हैं, उनके अंदर अलग अलग प्रैक्टिसेस डेवलप होती है, और इवेंचुअली इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड उनकी एक वे ऑफ लिविंग शुरू हो जाएगी जिसे हम लोग कहते हैं कल्चर। क्या कहते हैं? कल्चर। सो यू विल सी during the Neolithic period, because of the development of the agriculture and domestication of animals,
पीपल स्टार्टेड सेटलिंग डाउन एट अ पर्टिकुलर लोकेशन। और आप जब सेटल होते हो तो आपका फैमिली बसता है, आपकी सोसाइटी में एडवांसमेंट आता है, और इवेंचुअली ट्रेड एंड कॉमर्स कहीं ना कहीं डेवलप होगा और कल्चर्स बनने की शुरुआत होगी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो इंडिया के अंदर नियोलिथिक पीरियड बहुत ही सिग्निफिकेंट पीरियड है, क्योंकि ये जो पीरियड है ये ट्रांजिशन पीरियड है, क्योंकि छोटी छोटी कल्चर्स बनने शुरू हो जाएंगे। कल्चर का मतलब ये होता है वे ऑफ लिविंग। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यू विल रियलाइज कि इस तरह से जब ये सेटल हुए, तो जब सेटल होते थे तो उनको घर भी चाहिए होगा, ऐसा तो था नहीं, क्योंकि पहले के टाइम के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपकी पैलियोलिथिक पीरियड के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो हैबिटेशन साइट्स थी वो कैसी हुआ करती थी, आपकी केव्स हुआ करती थी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? बट बाय द पीरियड ऑफ नियोलिथिक पीरियड, बाय द पीरियड ऑफ नियोलिथिक एज, याद रखेगा कि आपकी जो हैबिटेशन साइट है, अब यहां पे कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, हाउसिंग का डेवलपमेंट होगा। किसका? हाउसिंग का डेवलपमेंट होगा। अब हाउसिंग का डेवलपमेंट होना मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अब चीजें बदल रही है। समझे कि नहीं समझे? एंड इवेंचुअली यू विल सी आपको बहुत सारे हाउसेस की लोकेशन मिलती है, वहां से बहुत सारे एविडेंसेस हमको मिले हैं। समझे आप लोग? तो इतना पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको एनसीईआरटी के अंदर क्या क्या चीजें मिल रही है वो आपको समझाऊंगा। अब इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां से एक स्टेप आगे चलते हैं, मैंने आपको बता दिया कि एनिमल्स का क्या यूज होता था। एनिमल्स का यूज क्या होता था? तो मल्टीपर्पज यूज होता था, मिल्क के अंदर यूज होता था, फार्मिंग के अंदर यूज होता था, मीट के लिए यूज होता था, और मीट को स्टोर भी किया जाता था एट टाइम्स। इंक्लूडिंग एनिमल्स की खासियत ये थी कि ये अपने हिसाब से मल्टीप्लाई करते थे, प्रोलिफरेशन ऑफ एनिमल्स होता रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो एनिमल्स का यूज होता रहा, मल्टीप्लीकेशन उनका चलता रहा, उस हिसाब से डेवलपमेंट मिलेगा। एग्रीकल्चर के अंदर अगर आप देखने की कोशिश करोगे, द सोसाइटी स्टार्टेड टेकिंग केयर फॉर द प्लांट्स, फॉर द वाटरिंग ऑफ प्लांट्स, फॉर द वीडिंग मतलब कचरा साफ करना, इंक्लूडिंग एनिमल्स और बर्ड प्रोटेक्शन। और जो ग्रेन्स होता था, और जो ग्रेन्स उगते थे, जैसे वीट हो गया, जैसे बार्ली हो गया, उसका मल्टीपर्पज यूज होता है। सीड के रूप में कुछ को साइड में कर दिया, कुछ को आपने पका दिया इन द फॉर्म ऑफ फूड। अब देखो, आपका रॉ मीट तो पहले खा लिया जाता था इन द पैलियोलिथिक पीरियड। इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो था आपका मीट ईटिंग बहुत चलता था, क्योंकि हंटर गैदरर थे, और उस टाइम पे आपको रॉ मीट पहले खाया करते थे। बट आपके जो क्रॉप्स है, जो इरिगेशन आपने जो प्रैक्टिस किया है, ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया है, तो उसमें दिक्कत ये थी कि यू कैन नॉट ईट। तो इवेंचुअली यू विल सी आपने फूड को उसको कुक करना है, कुकिंग के लिए, उसके बाद ही आपका एग्रीकल्चर आगे बढ़ेगा। ठीक है? गिफ्ट के रूप में यूज किया जाता था, स्टोरेज के रूप में यूज किया जाता था। स्टोरेज कैसे करते थे तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, पॉटरी। अब देखिए, इवेंचुअली इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये पॉटरी 2-3 प्रकार की शुरू होगी। इनिशियली बास्केट्स बनते थे। किसके बास्केट्स बनते थे? तो आपका नेचुरली अवेलेबल जो वुड है, या ऐसा कोई भी आपकी ऑब्जेक्ट्स है, वहां से ये लोग छोटी छोटी ये टोकरी बनाया करते थे, वहां पे स्टोर करते थे। एट टाइम्स पॉटरी की जगह अगर आप देखोगे, माटी के बर्तन भी मिलेंगे। यू विल फाइंड क्ले पॉट्स, जो आपको नियोलिथिक पीरियड के अंदर मिलते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने बहुत सारे पिट्स बनाए। पिट्स बनाने का मतलब क्या है? से फॉर एग्जाम्पल, ये जमीन है, ये जमीन के अंदर एक खड्डा खोद दिया जाता है, और खड्डा खोदने के बाद उसके अंदर उसको है ना छुपा दिया जाता है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो ये दोनों पॉइंट मिलेगा आपको। और इस तरह से जब हम लोग इसकी बात करते हैं ग्रेन्स की, तो मल्टीपर्पज यूज ऑफ ग्रेन स्टार्टेड टेकिंग प्लेस। समझे? अब इंपॉर्टेंट क्या है, हमको ये एनिमल्स और ग्रेन्स इंडिया की अलग अलग लोकेशन से मिले हैं, जो नॉर्थ इंडिया में भी है, साउथ में भी है, ईस्ट में भी है, और वेस्ट में भी है। सो यू विल सी कि इनकी जो लाइफस्टाइल है नियोलिथिक एज की, उनकी साइट्स पता होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कुरनूल, कुंजगी, भीमबेटका, दिस आर ऑल नोन एज द पैलियोलिथिक साइट। अब यही मैप से मैं आपको समझाऊंगा कि नियोलिथिक साइट्स कौन सी है। समझे कि नहीं समझे? अब नियोलिथिक साइट्स के जो एविडेंसेस मिले हैं हमको, 2-3 मिले हैं। एक तो एनिमल्स के बोन्स मिले हैं और प्लांट्स मिले हैं। प्लांट्स के अंदर हमको बर्न्ट ग्रेन्स भी मिले हैं। दैट मीन्स कि कुकिंग ऑफ फूड वाज टेकिंग प्लेस एट दिस पीरियड। समझे? अब देखिए कि कौन सी जगह पे हमको क्या क्या मिलता है। जैसे आपका कश्मीर के अंदर 2 जगह है जो नियोलिथिक पीरियड से, एक तो है बुरजाम, अगर आप देखोगे तो ये रहा बुरजाम इज नियर श्रीनगर। दूसरा है गुफक्राल इज ऑल्सो नियर श्रीनगर। बाय द वे, गुफक्राल वॉज इन न्यूज। एक शब्द आता है गुफक्राल डिक्लेरेशन। दिस डिक्लेरेशन वॉज मेड इन द 2019 August month,
ये क्या था अगस्त 2019 गुफक्राल डिक्लेरेशन, ये कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताना। ये आर्टिकल 370 के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसको कभी बाद में कराऊंगा मैं आपको। गुफक्राल से हमको क्या मिला, व्हीट एंड लेंटिल्स। क्या मिला, लेंटिल्स। लेंटिल्स का मतलब ये है कि ये पल्सेस का प्रकार है, मतलब ये होता है कि प्रोटीन आधारित खाना भी इन लोग के पास अवेलेबल था। समझे कि नहीं समझे, क्योंकि मीट के अंदर तो प्रोटीन मिलता ही है, ये क्रॉप्स के अंदर भी मिलता है। इंक्लूडिंग बुर्जाओ के अंदर हमको क्या क्या मिला है, तो डॉग मिला है, कैटल मिला है, शिप, गोट एंड बफेलो के बोन्स मिले हुए हैं। मेहरगढ़, मेहरगढ़ इज इन प्रेजेंट डे बलूचिस्तान। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहां पे अगर आपको क्या मिलेगा, व्हीट, बार्ली, शिप, गोट एंड कैटल। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो व्हीट, लेंटिल एंड इवेंचुअली यू विल सी द बार्ले, ये 3 कॉमन क्रॉप्स है जो आपको ज्यादातर जगह पे मिलेंगे। आपको डॉग जो मिला है वो कहां पे मिला है, बुर्जाओं से मिला है। तो कभी कभी मैच द फॉलोइंग के अंदर क्वेश्चन आएगा कि कौन सी लोकेशन से हमको क्या क्या चीजें मिली हुई है इन द न्यूलिथिक पीरियड, आपको ये पता होना चाहिए। ये तो नॉर्थ इंडिया की साइड्स हुई। अब थोड़ा बहुत हम लोग दूसरी साइड्स देखते हैं, और दूसरी साइड से अगर आप देखोगे साउथ के अंदर आपको मिलेगी। साउथ में न्यूलिथिक साइट है, एक है हल्लूर, और दूसरी कौन सी है, पय्यमपल्ली। कौन सी है, पय्यमपल्ली। हल्लूर और पय्यमपल्ली की खासियत क्या है, हल्लूर और पय्यमपल्ली की खासियत क्या है, दोनों के दोनों आंध्र प्रदेश वाले रीजन में है, और वहां पे हमको मिलेट्स मिले हैं, इंक्लूडिंग कैटल्स मिले हैं, शिप, गोट एंड पिग मिला है। यहां पे आपको एग्रीकल्चर में एक और मिला है, ब्लैक ग्राम चना जैसा होता है ना, वैसा मिला है, ठीक है, काला चना हम लोग कह सकते हैं। यू विल ऑल्सो फाइंड कि इन द हल्लूर, सॉरी द पय्यमपल्ली, वी ऑल्सो गेट द एविडेंसेस ऑफ पिग हमको साउथ में मिलता है, ठीक है। तो याद रखेगा कि आपको साउथ इंडिया के अंदर इन दिस रीजन हल्लूर एंड पय्यमपल्ली, हमको ये जो नियोलिथिक साइट से यहाँ पे ये भी चीजें मिलती है, ठीक है। कुर्नूल हंसगी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, पैलोलिथिक साइट है। उसके बाद नॉर्थ की साइड्स मिली है, एक है कोलीधुआ। कौन सी है, कोलीधुआ अगर आप देखोगे तो इट्स ऑल्सो नियोलिथिक साइट्स विच इज लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश। यहां पे हमको क्या मिला है, राइस मिला है, इंक्लूडिंग एनिमल्स के बोन्स मिले हैं। कौन सा एनिमल है वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं दिया गया है, हम लोग नहीं बात करेंगे। दूसरा है महगरा अगर आप देखोगे तो दैट इज ऑल्सो नियोलिथिक साइट, दैट इज ऑल्सो इन यूपी। यहां पे भी आपको राइस एंड कैटल मिलेगा। और उसके साथ साथ तीसरा आपको क्या मिला है, चिरांड अगर आप देखोगे इवेंचुअली इज इन बिहार, इट इज ऑल्सो नियोलिथिक साइट। और ये 3 जगह के ऊपर भी आपको अलग अलग एनिमल्स मिले हैं। यहाँ पे आपको ग्रीन ग्राम मिला है, हरा चना आपको मिलेगा इनफैक्ट, ठीक है। बाकी एनिमल्स कॉमन ही है, आपको बार्ले, व्हीट, बफेलो, ऑक्स मिला है जो कैटल से थोड़ा अलग होता है। तो मेन लोकेशंस को आप रट्टा मारिएगा, कभी कभी मैच द फॉलोइंग के अंदर से यहां से क्वेश्चन आएगा तो भी आप उल्टे के गिर जाओगे, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेगा, आपको बुर्जाओं से क्या क्या चीजें मिले हैं। तो बुर्जाओं में हमको पिट हाउसेस मिले। पिट हाउसेस का मतलब क्या है कि खड्डे में बनाए हुए घर मिलते हैं, और वहां पे आपको हट्स भी मिल जाती है। वहां पे हमको पता चलता है कि ये लोग इंडोर एंड आउटडोर कुकिंग भी किया करते थे। इंक्लूडिंग इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमको स्टोन्स के अलग अलग प्रकार मिले हैं। सो इन द बुर्जाओ रीजन वी फाइंड द पॉलिश स्टोन्स, वी विल ऑल्सो फाइंड द स्टोन्स विच आर हैविंग द एजिस। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे इस प्रकार की चीजें मिलेगी। बुर्जाओं की दूसरी खासियत यह है कि यहाँ आपको कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे आपको कॉटन का ग्रोथ मिलेगा, और कहा जाता है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड द वीविंग ऑफ द क्लॉथ ऑल्सो टुक प्लेस। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमको पॉटरी मिली है, और पॉटरी के ऊपर अगर आप देखोगे अलग अलग प्रकार की डिजाइन भी मिलती है, ठीक है। तो यू विल सी कि दिस इज बुर्जाओ रीजन। ये बुर्जाओ में आपको इतनी सारी चीजें मिलती है, ये सब चीजें हमको समझा रही है। ऑल दिस थिंग्स आर बीइंग मेकिंग अस अंडरस्टूड कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नियोलिथिक पीरियड। हमको बहुत सारी इंटरेस्टिंग केसेस नियोलिथिक से मिलेंगे। नियोलिथिक में दूसरी आपको साइट मिलेगी, वो है मेहरगढ़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, वो यहाँ पे है, इट इज इन प्रेजेंट डे बलूचिस्तान। मेहरगढ़ में जब एक्सकेवेट किया गया तो अराउंड 3 से 4 लेयर में अलग अलग चीजें मिली है। जैसे पहले लेयर में एनिमल्स के बोन्स मिले, फिर शिप के और गोट के मिले, डियर पिग के मिले, डियर के भी मिल जाता है, कैटल बोन्स मिलते हैं। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो सबसे डीप अगर आप देखोगे तो कैटल बोन्स मिलेंगे, और यहां पे अगर आप देखोगे तो आपका व्हीट, बार्ली का ग्रोथ होता है और विलेजेस का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो यू विल सी कि बुर्जाओं की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। बुर्जाओं में हमको बरियल साइट्स भी मिली है। बरियल साइट्स का मतलब ये होता है कि वहां पे आदमी को दफनाया हुआ मिले है, और वहां पे इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमको बरियल में मिल रहा है कि एक इंसान है, इफ यू कैन सी इन दिस पिक्चर, वहां पे उसके स्केलेटन के साथ
हमको गोट का स्केलेटन भी मिलता है, समझे कि नहीं समझे। अब दैट मीन्स कि दिस पीपल यूज्ड टू बिलीव इन द पोस्ट डेथ का मतलब ये होता है कि मरने के बाद इनफैक्ट जो लाइफ है वो कैसी होगी, तो इसके लिए बकरी को भी इन्होंने वहां पे दफना दिया, समझे कि इसकी प्यारी बकरी थी, बकरी को भी उसको साथ में दफनाया, बकरी बेचारी सती हो जाती है हमारी, ठीक है। सो इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये भी चीजें आपको यहां से मिलती रहेगी। हमको घर भी मिले हैं इन द मेहरगढ़ रीजन, वी फाउंड द हाउसेस, और हाउसेस कुछ इस प्रकार के हुआ करते थे, 4 कंपार्टमेंट्स हुआ करते थे हर एक घर के अंदर। ये भी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो बाय दिस पीरियड हमको हाउसिंग मिला है, हमको एग्रीकल्चर मिला है, हमको पॉटरी मिला है। दैट मीन्स कि घर आपके कहां पे बने, तो विलेजेस का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया था। विलेजेस बनते हैं तो कल्चर बनता है, और इवेंचुअली इसी के कारण मेहरगढ़ बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट के रूप में उभर के आया। मेहरगढ़ के साथ साथ दूसरी एक जगह है दाऊदअली हदिंग। दाऊदअली हदिंग अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो कहां पे आया है, दाऊदअली हदिंग इज इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। यहां पे भी हमको ट्रेसेस ऑफ विलेजेस मिले हैं, और ये ब्रह्मपुत्र वाली वैली के अंदर है। यहां पे हमको एक स्टोन मिला है जिसका नाम है जेडेट। जेडेट कैसा होता है, तो ऐसा होता है, याद रखिएगा, इट इज समवॉट इन ग्रीन इन कलर, और लोकली अवेलेबल नहीं है, लोकली अवेलेबल नहीं है। उसका मतलब यह हुआ कि ये स्टोन कहीं से लाया जाता था। अब याद रखिएगा कि जेडेट नाम का स्टोन है वो चाइना से लेके आते थे। उसका मतलब ये हुआ द पीपल बिलोंगिंग टू द स्टोन एज, द पीपल बिलोंगिंग टू स्टोन एज वर अवेयर अबाउट कि भाई ये क्या क्या चीजें लाई जाती थी चाइना से, समझे कि नहीं समझे। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिलेगा, इंक्लूडिंग ये कंटेम्प्रेरी टाइम था जो तुर्की के अंदर एक जगह है जिसका नाम है कटालहुक। वहां पे हमको इस प्रकार के ही स्टोन्स मिलेंगे। जैसे अगर आप देखोगे तो रेड सी के आजू बाजू वाले रीजन से हमको काउरीज मिलते हैं। काउरीज मतलब ये हम लोग ने खेलते थे छोटे बचपन के अंदर। आपको फ्लिंट्स मिल जाएगा। मेडिटेरेनियन सी से लोग शेल्स लेके आया करते थे तुर्की के लोग, तो ये भी बहुत फेमस नियोलिथिक साइट है, ये भी मिलता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो अब सोसाइटी धीरे धीरे चेंज हो रही है। इवेंचुअली यू विल सी छोटे छोटे आपके कल्चर्स डेवलप होने शुरू हो गए थे, और ये कल्चर्स जब डेवलप होते हैं तो इवेंचुअली क्या होगा, सिविलाइजेशन। तो हमने जो आज का क्लास कंक्लूड कर रहे हैं, जहां नियोलिथिक कल्चर्स के बारे में मैंने आपको बताया, और जब इतने सारे कल्चर्स बन जाएंगे तो अराउंड 2700 BC के आसपास इवेंचुअली किसकी शुरुआत होगी, सिविलाइजेशन। और ये सिविलाइजेशन है इंडस वाले रीजन के अंदर होती है। इसी के लिए हिस्टोरियंस इसको क्या कहते हैं, इंडस वाली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको पता होना चाहिए। हम लोग यहाँ पे ये क्लास के सेशन को कंक्लूड करते हैं। आपको ये क्लास कैसा लगा उसके बारे में हमको बताइएगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। हमको फीडबैक के अंदर बताइएगा। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक लिंक मिल जाएगी, और आप क्लिक करिएगा। आप हमको बताइएगा कि हाउ डू यू फाइंड दिस थिंग्स। हमारा कोड यूज करिएगा PN Live। इफ एनीवन ऑफ यू वांट्स टू सब्सक्राइब फॉर द अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म, आई वेलकम यू। मैं आपके साथ 1-to-1 डिस्कशन भी कर पाऊंगा, और डिटेल के अंदर हम लोग और भी टॉपिक्स को करेंगे। यहाँ पे तो चिंता मत करिएगा, आई विल मेक श्योर कि आपको NCERT से एकदम फाउंडेशन से अच्छी तरह से करा दे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।